सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दांतों की मामूली सी तकलीफ इंसान को तड़पा कर रख देती है। दांतों की सेहत का ख्याल रखना, दांतों की हिफाजत करना जहां अहम है, वहीं दांतों का इलाज और एक मुस्तनद डॉक्टर से प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ दांतों का इलाज करवाना भी बेहद ज़रूरी है। और इस हवाले से आगाही की शदीद कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से अताइयों की चांदी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या है, कैसे ब्लड से और थूक से HIV, हेपेटाइटिस B, C ट्रांसमिट होते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन कैसे होता है, स्टरलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टरलाइजेशन का सही तरीका क्या है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह। आप रावलपिंडी हार्ले स्ट्रीट में अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं जिसका नाम है अल हुसैन जनरल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू शराफत साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस टीवी चैनल का बहुत मशकूर हूँ, A1 न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस शो का एक पार्ट बनाया है ताकि हम पाकिस्तान की आवाम तक अपनी नॉलेज शेयर कर सकें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, जहां हम दांतों की सेहत की बात करते हैं, दांतों के इलाज की बात करते हैं, वहीं दांतों का इलाज जिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है उनका साफ़ होना, उनका स्टरलाइज होना कितना अहम है? जी, उनका स्टेरलाइज होना या उनका साफ़ होना बहुत अहम है, क्योंकि दांतों के इस इलाज से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर साफ़ नहीं है। क्रॉस इन्फेक्शंस बहुत फैलते हैं। क्रॉस इन्फेक्शंस का सादे अल्फाजों में ये मतलब है कि जो ये बैक्टीरिया, वायरसेस या जितने भी जरासीम हैं, इनका मुंतकिल हो जाना किसी और इंसान में। ये किसी चीज़ से भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकते हैं, सर्फेसेस से भी हो सकते हैं, किसी इंसान से भी हो सकते हैं। इनफैक्ट ये पेशेंट से पेशेंट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, डॉक्टर से पेशेंट में भी हो सकते हैं ट्रांसफ़र, और पेशेंट से डॉक्टर में भी हो सकते हैं। और अगर डॉक्टर इन इन्फेक्टेड चीज़ों का भी अगर ख्याल ना रखे तो ये चीज़ हमारे माशरे में भी चली जाती है, जिसको। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आपने बात की कि अगर डॉक्टर साहब इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स का या इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा तो ये ट्रांसमिट होने का चांस है, तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग डेंटल क्लिनिक्स का रुख नहीं करते, जहाँ उसकी दीगर रीज़न्स हैं। जहाँ डेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपेंसिव होना एक रीज़न है, उसके साथ साथ ये रीज़न भी सुनने में आती है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि डेंटल क्लिनिक्स से दीगर मोहलिक बीमारियाँ लग जाती हैं, इसलिए नहीं जाना डेंटल क्लिनिक्स पे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। ज़्यादा लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट कराया तो हम एक बीमारी का इलाज कराने जाएंगे तो शायद हम 2-3 बीमारियां अपने साथ लगा के वापस आ जाएं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें ज़्यादा फेक डॉक्टर्स या जो अताई या क्वैक्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो क्लिनिक्स खोले हुए हैं ये प्रिटेंड करके कि वो लोग डॉक्टर हैं, तो पेशेंट को तो ये चीज़ नहीं पता होती कि अगला डॉक्टर है कि नहीं। तो ये बीमारियां ना तो वो प्रॉपर औज़ारों की सफाई करते हैं, ना स्टेरलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां लोगों में फैलती जा रही हैं, हमारे माशरे में फैलती जा रही हैं और लोग डेंटिस्ट से डर चुके हैं। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं मरीज़ की, डॉक्टर्स की और क्लिनिक्स की, तो क्या मरीज़ ये हक़ रखता है कि वो डेंटिस्ट से ये पूछ सके कि आपके इंस्ट्रूमेंट साफ़ हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मरीज़ ये हक़ रखता है कि वो ये चीज़ पूछ सके। इनफैक्ट हमने अपने हॉस्पिटल में स्टेरलाइजेशन जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एक लिमिटेड उसमें पेशेंट को हम अलाउ करते हैं कि वो जाके देख सके कि औज़ारों की सफाई कैसे की जाती है, उनको फिर किधर हम स्टोर करते हैं। फिर यूज़ करने के बाद स्टेरलाइजेशन से पहले एक इंस्पेक्शन टीम का हमने बंदा रखा होता है जो कि बाकायदा इंस्पेक्ट करता है कि औज़ार स्टेरलाइज होने से पहले बिल्कुल साफ़ हैं, जैसे कि उसमें कोई खून या किसी ऐसी चीज़ के दाग तो नहीं लगे हुए। फिर पैकेट्स में पैक किए जाते हैं और उसके बाद इनकी सफाई की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आपने स्टेरलाइजेशन का जिक्र किया, आम पब्लिक को ये ज़रा आम अल्फाज में आप ये बता दें कि स्टेरलाइजेशन होती क्या है, ये क्या प्रोसेस है और इंस्ट्रूमेंट कैसे साफ़ होते हैं, और आम क्लिनिक्स या जो नॉन क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, जो कि ख़ुद को डेंटिस्ट कहते हैं, या अताई डॉक्टर्स हैं, उनके पास क्या ये स्टेरलाइजेशन का सिस्टम मौजूद भी होता है या नहीं? जी, स्टेरलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हम औज़ारों से जितने भी जरासीम हैं इनको हम किल कर सकते हैं। ये 2 किस्म की होती है, इसमें एक मैनुअल होती है और एक ये ऑटोक्लेव या मशीन से की जाती है। ये हाई टेम्परेचर्स पे करते हैं, इसमें स्टीम से की जाती है, ड्राई हीट से की जाती है, केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं जिससे ये किया जाता है।
इसमें टेम्परेचर वेरी करता है कि आप कौन सी स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। 121 डिग्री सेल्सियस से लेके 170 डिग्री सेल्सियस तक हम डिपेंड करता है कि कौन सा टेम्परेचर रख रहे हैं। 1 घंटे से लेके 12 घंटे भी लग जाते हैं। तो जितने भी ये डेंटिस्ट हैं वो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन के ख़ास प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं। लेकिन जो फेक डॉक्टर्स हैं या जो अताई हैं उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। वो ये चीज़ें बिल्कुल, अगर किसी अताई ने ये ऑटोक्लेव रखा हुआ भी है तो वो ज़्यादातर दिखावे के लिए रखा जाता है। अच्छा, ये जैसा कि आपने बताया कि अताई डॉक्टर्स को स्टेरिलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स का पता ही नहीं, तो जहाँ वो दांतों के इलाज में गलती करेंगे और दांतों का इलाज भी ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उसके साथ साथ दीगर बीमारियाँ ट्रांसमिट भी कर सकते हैं पेशेंट्स में। तो आप क्या पेशेंट्स को मैसेज देंगे कि अताई डॉक्टर्स का बाइकआउट किया जाए, उनके पास ना जाया जाए? इसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, बेसिकली इंसान अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाता है वो अपनी सेहत के पीछे कमा रहा होता है। तो सेहत है तो ज़िंदगी है। अगर ये अवॉइड करेंगे या किसी ऐसे क्लिनिक्स पे जाएं जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, तो रजिस्टर्ड क्लिनिक्स में कभी भी ये फेक डॉक्टर्स या ये नकली जो लोग डॉक्टर्स बने होते हैं ये नहीं बैठे हुए होते। तो इन्हें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, हर बंदे को इन चीज़ों का पता है, अवेयरनेस लोगों में आई हुई भी है, लेकिन जिन में नहीं आई वो मीडिया के थ्रू भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जितने भी फेक डॉक्टर्स हैं वो आराम से लोगों को पता लग जाता है कि ये डॉक्टर है कि नहीं है। अच्छा, जहाँ दीगर बीमारियाँ ट्रांसमिट होती हैं ब्लड से और थूक से, वहीं हम ये भी सुनते हैं कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV इतनी मोहलिक बीमारियां भी ब्लड से और थूक से ट्रांसमिट होती हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट में चूँकि डायरेक्टली आपकी ओरल कैविटी इन्वॉल्व है, आपके मुंह के अंदर डॉक्टर ने काम करना है, तो कितने % चांस है कि यहाँ से इस तरह की मोहलिक बीमारियां ट्रांसमिट हो जाएं? देखिए, अगर तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स ना लिए जाएं, सफाई का ख़ास ख्याल ना रखा जाए, जैसे आपने जिक्र किया हेपेटाइटिस का, एड्स का, इसमें तो हमें ये है कि हमारा ये होता ही है कि हमने हर पेशेंट को कंसिडर करना है कि वो इन्फेक्टेड है। तो अगर पेशेंट क्योंकि कुछ पेशेंट्स हमें बताते भी नहीं है या कुछ पेशेंट्स को खुद नहीं पता होता। अक्सर पेशेंट को इस चीज़ का डर होता है कि अगर उसने हमें ये बताया कि उसको एड्स है या हेपेटाइटिस है तो क्या पता डॉक्टर इलाज ही ना करे। अच्छा, फिर हमें पेशेंट्स की इवन हिस्ट्री लेनी पड़ती है, मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, डेंटल हिस्ट्री हम लेते हैं, ये डायग्नोज करने के लिए कि इसको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर इसके दांत में पहले कोई मसला हुआ था, ये जिस भी क्लिनिक गया है वहाँ से इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं लगा। फिर हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि पूछते हैं उनसे कि आपने ट्रीटमेंट जो कराया था उसमें आपके कितने विजिट्स थे। उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि ये जिस क्लिनिक पे गए हैं क्या वो डॉक्टर था कि नहीं। अगर तो वो नहीं होता तो हमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो हमने जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या ऐसे शार्प चीज़ें होंगी उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ उन्हें करना होता है। यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स हम लेते हैं, फिर डबल मास्क हो जाते हैं, उसमें डबल ग्लव्स हो जाते हैं। फिर जो अपनी जो मेडिकल टीम होती है या हमारा स्टाफ होता है उनकी इम्यूनाइजेशन का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इस टाइप की सारी हमें चीज़ें इन केसेस में देखनी है। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने एक्सप्लेन किया और बताया कि कितनी अहमियत है स्टरलाइजेशन की, कितनी अहमियत है इंस्ट्रूमेंट के साफ़ होने की, तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखें और हमें क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या मैसेज देंगे आप पब्लिक को कि अपने मुंह की सफाई, अपने मुंह की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए? देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट से ये है कि आप जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इस टाइप की चीज़ें इनटेक करें इन चीज़ों का। दूसरा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही स्वीट या मीठी चीज़ें आप छोड़ दें। मीठी चीज़ों का ये होता है कि बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन आप उनके अगर दिन में आप 3-4 दफ़ा खा रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ़ टाइम्स कंज्यूम करने का कम कर दें, यानी आप दिन में 2 दफ़ा खा लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि हमारी ग़िज़ा भी हमारे ओरल हेल्थ पे, दांतों की सेहत पे डायरेक्ट उसका असर होता है। इसी तरह आप ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारी पब्लिक जो सुन रही है आपको इस वक्त, कि कैसे वो अपने दांतों की अहमियत को समझते हुए ब्रशिंग को अपनाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुंह में झाग बना के उसको कुली कर देते हैं, उनको प्रॉपर ब्रशिंग नहीं आती। हम अपने हर एपिसोड में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी पब्लिक को ब्रशिंग आ जाए। तो ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। देखें, सबसे पहले तो ये कि ब्रशिंग हमें दिन में 2 दफ़ा करनी चाहिए, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रशिंग अक्सर लोग बहुत ज़ोर से टूथब्रश दांतों पे मार रहे होते हैं कि शायद इससे सफाई ज़्यादा होगी। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उसे बिल्कुल लाइट प्रेशर से 2 मिनट के लिए आप ब्रश करें।
और दांत के बिल्कुल 45 डिग्रीज़ पे आपने टूथब्रश रखना है। अक्सर लोग अंदर वाली दांतों की साइड्स नहीं ब्रश करते, जैसे नीचे वाले दांत की अंदर वाली साइड होगी और ऊपर वाले दांतों की अंदर वाली साइड होगी। ब्रशिंग के साथ साथ हमें इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लॉसिंग का मतलब होता है ये जो धागे दांत में यूज़ किए जाते हैं, जो डेंटिस्ट ने जो ये ओरल जो ये फ्लॉसेस होते हैं, वो ये आम धागों की बात मैं नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है कि इवन अगर आप 1 घंटा लगातार भी ब्रश करते रहना खाने के बाद, और उसके बाद भी अगर आप फ्लॉस यूज़ करेंगे ना, तो फिर भी फूड पार्टिकल्स दांतों के अंदर से निकलते हैं। तो फ्लॉसिंग को भी मैं ख़ास आपको बोलूँगा कि इस चीज़ को भी ज़रा फोकस किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रश की बार बार हम बात करते हैं, ब्रश सेलेक्ट करने में किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस टाइप का ब्रश लेना चाहिए? क्या हर पेशेंट को, हर एज के पेशेंट को, मेल फीमेल सभी पेशेंट्स के लिए एक ही तरह का ब्रश है या इसमें कुछ फ़र्क है? देखें, टूथब्रश तो आप कोई भी ले सकते हैं जिसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हों, ताकि ज़्यादा गम पे अगर वो लग भी जाए तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग भी ना हो। तो ब्रशेज़ ये हैं कि जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है जब वो बात करते हैं, और उसके लिए वो ब्रश भी करते हैं लेकिन वो स्मेल जाती नहीं, इसकी क्या वजह है और इसका क्या सलूशन है? इसकी ये वजह है कि अक्सर लोगों के मुंह में प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो उनको ख़ुद भी नहीं पता होता। इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपके मसूड़ों के अंदर क्योंकि दांत और मसूड़े के जोड़ में थोड़ा सा गैप होता है, जिसमें आपके फूड पार्टिकल्स अंदर फंस जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक किस्म के पत्थर बन जाते हैं। तो वो भी एक जिंजवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, 2 बीमारियां उनकी तरफ ये चीज़ ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये गंदी स्मेल आती है। या कुछ लोगों को इवन मैदे की भी तकलीफ़ होती है, उनका एसिड जो होता है मैदे का वो भी मुंह में आ रहा होता है, तो वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बैड स्मेल आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने गम्स का जिक्र किया। कुछ लोगों के गम्स जो हैं वो ब्लैक होते हैं, कुछ के गम्स सूजे हुए होते हैं, कुछ के गम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि उनमें ब्लड नहीं है, और खाना खाते वक्त या सेब खाते वक्त उनके मुंह से ब्लड निकलता है, दांतों से ब्लड निकलता है। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि एक तो जो गम्स का कलर चेंज होता है वो आपकी डाइट की वजह से भी हो सकता है, आपके हैबिट्स की वजह से हो सकता है। जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप ये कोई भी टोबैको से रिलेटेड कोई चीज़ खा रहे हैं, पान हो गया, नस्वार हो गया, इस टाइप की चीज़ें, इससे भी कलर चेंज हो जाता है। दूसरा इसकी दूसरी मेन कॉज ये होती है कि जब मैल के पत्थर इसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं तो वो बाकायदा आपके मसूड़ों को या स्वेलिंग उसमें कॉज कर देते हैं, या आपके मसूड़ों का और जो दांत का आपस में जोड़ होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। और बिल्कुल जिसे हम जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं, उसमें ये होता है कि जो गम्स होते हैं वो बिल्कुल दांत को छोड़ के एक किस्म का बिल्कुल नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दांतों की सफाई है, एक तो ब्रशिंग से सफाई की जाती है, एक सफाई जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, ये स्केलिंग की टर्म क्या है और कितने अरसे के बाद आम पेशेंट को स्केलिंग करवानी चाहिए? देखिए, स्केलिंग में बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं, मैनुअल होती है और अल्ट्रासोनिक होती है। स्केलिंग असल में हम एडवाइस ये करते हैं कि आप एवरी 6 to 7 मंथ्स करवाएं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि पेशेंट की टूथब्रश की अक्सर अप्रोच दांतों की उन सरफेसेस पे नहीं हो सक रही होती, किसी के आगे पीछे दांत होते हैं जहाँ पे टूथब्रश नहीं जाता, वहाँ पे बेसिकली हम उस एरिया की सफाई स्केलिंग से करते हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल बारीक सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दांतों के गैप्स में घुस भी जाता है और इजीली वहाँ से ये मैल और ये इस टाइप की चीज़ें निकाल देता है। अच्छा, एक आम तासुर पेशेंट्स में ये पाया जाता है, हम ये सुनते हैं कि स्केलिंग के बाद दांत कमज़ोर हो गए, उसके बाद हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है और ब्लड आना शुरू हो गया है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैंने जैसे आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जो मसूड़े होते हैं इनका बिल्कुल दांत के साथ ये बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, लेकिन ऊपर से ये थोड़े से फ्री होते हैं, जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मैल के एक किस्म के पत्थर बनते हैं और वो जो मसूड़ा होता है वो नरम सी एक वो गम होता है, नरम होता है वो। तो ये मैल के पत्थर जो होते हैं ये उन गम्स को नीचे की तरफ पुश करके और अब उनकी जगह ख़ुद ये ले लेते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग ये जितने भी मैल होती है इसने दांतों को पकड़ा हुआ होता है। तो जब ये डेंटिस्ट के पास जाते हैं और ये सफाई कराते हैं तो जो इस फूड पार्टिकल्स जो जमा होते हैं, इन्होंने जो दांत का बुरा हाल किया होता है वो चीज़ सामने आ जाती है और इसीलिए वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे दांत हिल रहे हैं या मोबाइल हो गए। जी डॉक्टर साहब, यकीनन आपकी जो गुफ्तगू है उससे हमारी आम पब्लिक को बेहद फ़ायदा हुआ है। प्रोग्राम में आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।
आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि कितनी इंपॉर्टेंस है क्रॉस इन्फेक्शन की, कितनी इंपॉर्टेंस है इंस्ट्रूमेंट के साफ़ होने की, और कितनी इंपॉर्टेंस है कि जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं आप ये चूज़ करें, ये सिलेक्ट करें कि आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास ही जाएं। अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन जब अपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास ही जाएं। अपने होस्ट शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।